अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश को कई बार हटाया, कई बार वापस लिया, लेकिन इस बार जब वो आकाश को वापस लाई तो अधिकार के साथ लाई। यानी आकाश आनंद को वो सारे अधिकार दिए उन्होंने जो व्यवहारिक तौर पर बसपा के भीतर मायावती के बाद नंबर 2 वाले किसी भी व्यक्ति को मिलने चाहिए। ये नई बात है। बसपा में अभी तक चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का कोई पद नहीं था। नेशनल कोऑर्डिनेटर का ही पद था, चीफ नहीं था। आकाश के लिए इस बार मायावती ने नए पद का सृजन किया, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। चूंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर पहले से 3 है, तो उस पंक्ति में, उस पांत में मायावती ने आकाश को नहीं बैठाला, उन्होंने एक दर्जा ऊपर दिया। आकाश केवल मायावती जी को रिपोर्ट करेंगे और बाकी जो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर है, आपको यह याद रखना होगा कि पहले आकाश भी नेशनल कोऑर्डिनेटर ही बनाए गए थे, लेकिन इस बार उनको प्रोन्नति की गई, पदोन्नति की गई और अब जो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के, वो आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। यानी मायावती के बाद बसपा में अधिकारों के साथ, पावर्स के साथ आकाश आनंद नंबर 2 हो गए। और 2027 का चुनाव सामने है। स्वाभाविक है, बसपा के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। यूं तो बसपा देश भर में चुनाव लड़ती है, लेकिन उसको भी पता है कि उसकी प्राणवायु उत्तर प्रदेश में ही है। आकाश अधिकार के साथ फिर से पदासीन हुए हैं, तो कर्तव्य भी उनके साथ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी का उभार सपा और कांग्रेस के गठबंधन की ओर जाते मुस्लिम मतदाता, सपा की ओर जाते दलित मतदाता, ये किसी उलटवासी से कम नहीं है बसपा के लिए कि सपा की ओर जा रहे हैं दलित मतदाता। और केवल इतने नहीं, दलितों के बीच में भी चंद्रशेखर जैसे युवा नेताओं का अभ्युदय, उनका लोकसभा पहुंच जाना और देश भर में घूम घूम कर
अपने लिए जन समर्थन जुटाना। बसपा के लिए चुनौतियां चौतरफा हैं। सबसे कमजोर जनाधार का समय कालखंड, सबसे कम वोट प्रतिशत हाथ में, चारों तरफ से चुनौतियां, और उन सब के बीच में मायावती जी ने फिर आकाश आनंद पर दांव लगाया है। क्या कर पाएंगे आकाश आनंद और कितना कर पाएंगे? एक खबर आई है कि बिहार में भी बसपा सभी सीटों पर लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। आकाश आनंद की पहली परीक्षा वहीं हो जाएगी बिहार में। 2024 का लोकसभा का चुनाव अगर हम देखें तो बिहार में 5 जिले ऐसे हैं जहां बसपा को 5% से लेकर 10% तक वोट मिला है। यानी 5% से अधिक वोट पाने वाले 5 जिले हैं बिहार में बसपा के पास। पूर्व में कुछ विधायक वहां रहे भी हैं बसपा के। तो उत्तर प्रदेश से पहले आकाश आनंद का इम्तिहान हो जाएगा, लिटमस टेस्ट हो जाएगा बिहार की जमीन पर विधानसभा चुनाव में। अब सारी आकांक्षाएं, उम्मीदें, हसरतें मायावती जी की लगता है आकाश पर आकर टिक गई हैं। स्वाभाविक है जब ऐसा होता है तो परिणाम देने का बहुत दबाव भी रहता है व्यक्ति पर। आकाश आनंद के ऊपर भी इस वक्त वही दबाव काम कर रहा होगा परिणाम देने का। कितना परिणाम दे पाएंगे, कहां तक दे पाएंगे, बसपा की नैया खे पाएंगे कि नहीं खे पाएंगे, ये हजारों सवाल है और हर सवाल का उत्तर केवल वक्त देगा, बाकी कोई नहीं। हमारे साथियों ने इस पूरे परिदृश्य पर, पूरे घटनाक्रम पर एक गंभीर रिपोर्ट बनाई है कि आखिर मायावती जी फिर लौट फिर कर आकाश आनंद पर ही उनकी निगाह आकर क्यों टिकी। और पहले आकाश को पद दिए थे केवल पद के रूप में, और इस बार पद के साथ पावर भी दी है। तो क्या मायावती मन बना चुकी हैं कि एनफ इज एनफ, अब हमारे बाद आकाश ही पार्टी के सरबराह रहें, सर्वेसर्वा रहें? इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती के इस फैसले से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा और बसपा की सेहत पर कितना सुधार आएगा। पहले रिपोर्ट देखिए। बीते समय से एक के बाद एक सियासी भूचाल झेल रहे आकाश आनंद अब एक बार फिर वनवास के बाद वापसी कर चुके हैं और इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। आकाश को जिम्मेदारी पर बसपा के बयान में कहा गया है, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश भर से आए पार्टी के लोगों की सहमति से आकाश आनंद को बीएसपी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया तथा पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए गए। उम्मीद है कि इस बार ये पार्टी और मूवमेंट के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान देंगे। इससे पहले भी आकाश को कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटा दिया गया था। वहीं बीते 3 मार्च को भी मायावती ने नाराज होकर भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि 40 दिनों के बाद ही 13 अप्रैल को माफी के बाद मायावती ने आकाश को पार्टी में वापस ले लिया। अब दिल्ली वाली इस मीटिंग में मायावती ने फिर से आकाश को दिल्ली से माफ करते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी है। सियासी गलियारों में अब सबकी नजर आकाश पर है। जब एक बार देखिए कारतूस मिसफायर हो गई तो दोबारा चलती नहीं है। सच है। रही बात बहन जी की, तो बहन जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, गांधी जी की विचारधारा को दीनदयाल जी की विचारधारा के सामने गिरवी रख दिया है। तो सच तो यह है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, काशीराम जी ने देखा था, जो बीएसपी की आइडियोलॉजी थी, जब उससे बहन जी मुकर गई तो उनकी इस तरह की प्रासंगिकता रह नहीं गई समाज में। वो आकाश आनंद जी को ले आए, किसी को भी ले आए,
और एक बार पहले लॉन्च करके उन्होंने उसको प्रदेश में देख लिया है, तो हमको नहीं लगता है कि बहन जी कि इसका कोई फर्क पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो आरक्षण के विरोध करने वाले लोग थे, जो संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, बहन जी ने अपनी आइडियोलॉजी को ले जाकर के वहां गिरवी रख दिया है। तो अब उनके किसी भी फैसले से बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति में फर्क पड़ने वाला नहीं। आकाश आनंद के लिए अब जहां मायावती की कसौटी है, तो वहीं बसपा के वोट बैंक को सहेजने के साथ चुनावी सफलता की बड़ी चुनौती है। अपरिपक्व और अपनी ससुराल के प्रभाव सरीखे प्रकरण से निकलकर खुद को चंद्रशेखर सरीखे चेहरों से आगे निकलने का भी टास्क है। हालांकि सियासी गलियारों में एक सवाल ये भी शोर कर रहा है कि अब की बार तो परमानेंट वापसी हुई है ना। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अब बुआ भतीजे की पार्टी रहेगी और तीसरे आदमी उनके वकील हैं सतीश मिश्रा। अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बुआ भतीजे कितना खेलते हैं, क्या खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं, ये मायावती जी के ट्वीट बता रहे हैं। आरक्षण विरोधियों के हाथों में बहुजन समाज पार्टी को तो आप दे सकती हैं मायावती जी, आकाश आनंद जी, लेकिन बहुजन समाज मूवमेंट इस वक्त कांग्रेस के साथ है, पूरे इंडिया गठबंधन के साथ है, आरक्षण के समर्थकों के साथ है, संविधान के समर्थकों के साथ है। और बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी या आकाश आनंद, उनकी पूरी पार्टी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं, आरक्षण विरोधियों के साथ, लेटरल एंट्री के समर्थकों के साथ दिखाई दे रहे हैं और संविधान विरोधी ताकतों के साथ दिखाई दे रहे हैं। बहुजन मिशन इस घटना को पूरी तरीके से देख रहा है और बहुजन मिशन बहुजन समाज पार्टी से दूर जा चुका है। बहरहाल, वैसे तो बसपा का सबसे बड़ा जनाधार यूपी में ही है, लेकिन मुश्किल यह है कि वोट बैंक बिखरता ही जा रहा है। सपा बीजेपी की सेंधमारी और चंद्रशेखर की दावेदारी में आकाश के लिए सियासी जमीन पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में बहुत जोर लगाना होगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आकाश आनंद अब मायावती की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे। सवाल ये भी है कि मायावती ने तो चल दिया दांव, क्या आकाश जीता पाएंगे बसपा को चुनाव। हालांकि सियासत में कभी कोई गली बंद नहीं होती, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि लगता है कि अब ये प्रयोग अंतिम होगा, इसके बाद प्रयोग करने की स्थिति नहीं बचेगी। मुझे लगता है बीएसपी धीरे धीरे उसी दिशा में जा रही है। आकाश आनंद को इतनी बार मायावती जी ने इन किया और इतनी बार आउट किया कि अब आकाश आनंद को इस बार जो ताकत सौंपी गई है वो ताकत स्थायी है। इसके लिए, इस बात को मानने के लिए भी कम से कम 6 महीने चाहिए उत्तर प्रदेश को और देश को, बीएसपी में, कि मायावती जी स्थायी तौर पर आकाश को ले आई। इस बात की पुष्टि के लिए 6 महीने चाहिए। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आर.के. मिश्रा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मिश्रा जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हैं, बीएसपी के वरिष्ठ नेता। सुरेश जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार। नावेद भाई का बहुत स्वागत। नावेद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। क्या चुनौतियां हैं बीएसपी के सामने? वही चुनौतियां आकाश के सामने होंगी, स्वाभाविक है। इस बार में अंतर सिर्फ इतना है पिछले बार के एपिसोड्स के मुकाबले कि पिछली बार खाली पद दिया गया था आकाश आनंद को। इस बार पद के साथ पावर सौंपी है पहली बार मायावती ने। क्या मायावती को छोड़कर बसपा में जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, हर व्यक्ति आकाश को रिपोर्ट करेगा। यह पहले कभी नहीं हुआ बसपा में, कभी नहीं हुआ। अब इसको अंतिम माने नावेशी को कि अब ये चलेगा टिकाऊ। पहली बात तो ये कि हम आकाश पे चर्चा कर रहे हैं। आकाश है कौन? आकाश बहुत अनुभवी नेता तो है नहीं, ना उनका जमीनी संघर्ष किसी ने देखा है, ना वो कोई चुनाव जीते हैं। उनको पार्टी में एक बड़ा पद दिया गया था, उससे जब बाहर उनको किया गया तो उनके शुरुआती कैरियर पे ही दाग लगा दिया। उनकी बुआ ने ही, मायावती जी ने ही कहा कि अपरिपक्व है, अनुशासनहीन है, ससुराली नेता है। इस तरह की बातें उन्होंने कही कि उनके शुरुआती कदम को ही कमजोर कर दिया। चुनाव कोई जीते नहीं, अनुभव उनमें कोई है नहीं। मायावती जी के भतीजे हैं, ये बड़ी बात है, यही बात है बड़ी।
दूसरी बात, मायावती जी खुद कोई चुनाव नहीं जीत पा रही हैं, इसलिए ये बड़ी बात भी छोटी बात हो गई। एक बड़ी बात सिर्फ बची है, वो ये कि आकाश जी जब लॉन्च हुए और बसपा के मंचों पर आए चुनाव में, तो वो आक्रामकता, उनके अंदर एक तेवर, उनके विचार, उनका सत्ता की आंखों में आंखें डाल के भाषण देना, निडरता, तब लोगों को लगा कि बसपा का ये वारिस है और ये बहुजन समाज को आगे बढ़ाएगा, ये युवा नेता है, ये पढ़ा लिखा नेता है। बहन जी ने इसको मौका भी दिया है, ये बसपा को आगे ले जाएगा। लेकिन उन तेवरों के पर कतर के, उन तेवरों को बौना बनाकर अगर बड़ा ओहदा इनको दिया गया है, तो वो ओहदा किसी काम का नहीं है। क्योंकि लड़ाई, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ी है। यहां मोदी से भी लड़ना है, योगी से भी लड़ना है, अखिलेश से भी लड़ना है और चंद्रशेखर से भी लड़ना है, कांग्रेस से भी लड़ना है, बिना किसी गठबंधन के। ऐसे में जो चंद्रशेखर के अंदर तमाम आभा मंडल में एक चीज नजर आई, वो ये कि उनके अंदर तेवर है, उनके अंदर एक निडरता थी। जो भाषण वो दे रहे थे, उन्हीं भाषणों, जो राजनीतिक पंडित है, उन्होंने यही कहा था कि क्योंकि आक्रामक भाषण दे रहे थे, निडरता से वो बड़े जोश में अपने समाज की बात कर रहे थे, शायद बहन जी को लगा बहुत तेजी से लड़का आगे बढ़ रहा है और उसको अनुशासनहीन और अपरिपक्व। जी ठीक बात नावेद भाई, ये संकट है। मैं सुरेश जी के पास चलूंगा। सुरेश जी बहुत पुराने नेता हैं, काशीराम जी के सानिध्य में उन्होंने बसपा को सेवा दी है अपनी। सुरेश जी, अब की मामला पक्का है कि अब की वाला भी कच्चा है? मैंने जितने लोगों से बात की, सबने कहा कि भाई साहब पहले ये पता करके बताओ आप कि अब की बहन जी ने पूरा मन बनाया, कुछ टाइम देंगी? ऐसा तो नहीं 20-25 दिन बाद फिर 2-4 ट्वीट आ जाए, बोले ये लड़का अभी भी नहीं सुधरा, हमने इसको हटा दिया। अब वो सारे लोग हमें रिपोर्ट करेंगे डायरेक्ट नहीं, क्योंकि बहन जी का मन है, कभी भी ट्वीट ठोक देंगी। सुरेश जी, ये भरोसा, मेरा प्रश्न एक मिनट सुरेश जी, मेरा प्रश्न ये, सिर्फ प्रश्न उतना है, बाकी तो प्रसंग था। बसपा का वोटर ये कैसे भरोसा करे कि आकाश अब स्थायी तौर पर मायावती के उत्तराधिकारी हो गए, सारे पावर्स मायावती ने इनको दे दिए। मायावती आकाश से बात करेंगी, बाकी सब लोग बसपा में आकाश से बात करेंगे, आकाश को रिपोर्ट करेंगे। व्यवस्था काशीराम के समय में भी कभी मायावती के लिए नहीं हुई। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि ये पक्की वाली है या कच्ची वाली है। सुरेश जी, ये भरोसा कैसे दिलाओगे आप? देखिएगा अमिताभ जी, बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि ये हमारी पार्टी की एक अनुशासनात्मक सतत प्रक्रिया है। अगर उनमें पहले कुछ कमी थी तो बहन जी ने उसको परखा और परखने के बाद उनको मौका दिया, उनको पद से हटा दिया। जब कुछ समझदारी देखी तो बहन जी ने, क्योंकि और भी लोग रहे हैं, आकाश जी नहीं, और भी हमारे पदाधिकारी रहे जो हमारे साथ के लोग हैं, वो लोग पार्टी से बाहर किए अनुशासनहीनता के आधार पर, और फिर वापस आए, माफी मांग ली। तो ये हमारे पार्टी का एक अनुशासनात्मक सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहता है और चलता रहेगा। और जिस दल में ये बात नहीं है वहां लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, मेरे जो आकाश आनंद जी जो मेरे नेता हैं वो मेरे से उम्र में बड़े हैं। अमिताभ जी, आप ताज्जुब कर रहे हुए मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो उम्र में बड़े हैं, क्योंकि उनको अभी फ्यूचर ज्यादा देखना है। मैं 73 साल तक देख चुका, पार्टी को 35-40 साल में दे चुका, तो जो नई पीढ़ी है उसका आगमन आकाश आनंद जी के माध्यम से हो रहा है। और ये तो 18 तारीख को घोषणा हुई है, अप्रैल के महीने में उन्होंने माफीनामा किया। माननीय बहन जी ने, बहुत उदार दिल है माननीय बहन जी, ये तो आकाश आनंद जी को नाते रिश्ते में भी उलझाना चाहते हैं और वास्तविकता भी है, परिवार के सदस्य तो हैं। अब मान लीजिए ये कहीं बीजेपी में चले गए होते और कहीं कांग्रेस में चले गए, तब आप नहीं बोलने देते कि सारे संसार का ठेका लिए फिर रहे हैं भतीजा और कहीं कहीं घूम रहा है। तो वो अमिताभ जी, माननीय बहन जी ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है और यूथ आकाश आनंद जी को पसंद करता है। उन्हीं की आवाज माननीय बहन जी तक गई है कि बहन जी, आकाश जी
और जहां तक एक बात कही, ये हो सकता है इस तरह का मामला, कौन सा भाई, जब इस देश में कहते हैं कि खुदा की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो जब इस तरह की जो परंपराएं इस देश में हैं, अगर उसका कोई असर उनके पास ऊपर रहा भी हो, तो अब उन्होंने कह दिया कि मैं इस तरह के उलझनों में नहीं उलझूंगा और मैं बिल्कुल काम करूंगा। अभी मैं एक राजपूत साहब को सुन रहा था जो वैसी टिप्पणी कर रहे थे कांग्रेस से जी, सुरेंद्र जी, मेरे नेता को, मेरे आकाश आनंद जी को, जो मेरे नेता हैं, कभी किसी ने दूसरे नाम से नहीं पुकारा। अभी भी साथी लोग बैठे हैं, नहीं तो पता नहीं उनके कांग्रेस के जो हमारे कांग्रेस के जो आज के नेता हैं, उनको पता नहीं किस किस नाम से लोग पुकारते हैं। ठीक है सुरेश जी, मैं समझ गया आप कहाँ हिट कर रहे हो। ठीक है सुरेश जी, अभी रुकना होगा। बसपा के बारे में लोग ये कहते हैं, अशोक जी आपके पास आ रहा हूँ, बसपा के बारे में लोग ये कहते हैं, बसपा के लोग, दूसरे नहीं, अशोक यादव कहें तो चलो ना मानो, भाई दूसरी पार्टी के, बसपा के लोग ये कहते हैं, नवेद, वो कहते हैं कि भाई साहब बसपा में सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या है, हम लेटर हेड छपाने देते हैं, जब तक छप के आता तब तक हट जाते हैं, फिर वो लेटर हेड का क्या करें। बोले आज नियुक्ति हुई, हमने लेटर हेड छपने दे दिए 500, वो जब तक प्रिंटिंग प्रेस वाला लेटर हेड लेके आया तब तक पता लगा मैं तो भूतपूर्व हो गया। बोले जाने कितनी मिठाई बेकार चली जाती है, कितना माल असबाब सब चला जाता है, बड़ा बवाल है। तो खैर ये बसपा की एक समस्या है। और मैं अपने सवाल पर अभी भी कायम हूं कि आकाश को के साथ ये जो प्रयोग है ये अंतिम है, इसकी गारंटी कौन लेगा। और जब तक इसकी गारंटी नहीं हो जाएगी, और एक चीज फिर अशोक जी के पास जाऊंगा, क्या आकाश आनंद को उसमें, सुरेश जी आपने देखा होगा सरकारी बसों में स्पीड गवर्नर लगा होता है, क्या ड्राइवर कितना भी पैर कूदे कुछ 60 से ऊपर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, उस मशीन में फिट कर दिया। क्या स्पीड गवर्नर लगा दिया बहन जी ने, यह भी देखना होगा, या वो उसी तेवर में फिर प्रकट होंगे जिसमें मुकदमे हो रहे थे उनके भाषणों पर, लेकिन लोग ताली बजा रहे थे, कह रहे थे वाह भाई जियो मरे लाल, क्या, या वो बहन जी वाले ही भाषण देंगे अब, भाइयों बहनों सबको ठीक है, ऐसा वैसा ठीक है, अपना ठंडा ठंडा, ये भी देखना होगा, इसी बात बने। खैर अशोक यादव जी, मुझे लग रहा है ये पीढ़ी परिवर्तन है बीएसपी में, और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर हम देखें तो भाजपा, सपा और बसपा, कांग्रेस तो अभी उस स्थिति में नहीं, ये तीनों पार्टियों के लिए विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए है। ठीक, सच्ची बात यही है। बहन जी चुनाव तमिलनाडु में भी लड़े, त्रिपुरा में भी लड़े, वो अलग का विषय है, लेकिन अगर उनकी ये इच्छा कहीं पूरी हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में हो सकती है, भाजपा के लिए भी और अखिलेश जी के लिए। बसपा के इस बदलाव में समाजवादी पार्टी अपने लिए क्या चुनौती देखती है? देखिए अमिताभ जी, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि पीडीए समाज के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है कि चाहे वो सीजीआई के पद पर बैठा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी बड़े अखिलेश यादव जी जैसे नेता के पद पर हो, चाहे किसी भी पद पर हो, वो भारतीय जनता पार्टी जो कि मनुवादी पार्टी है उसके अपमान से, उसके उत्पीड़न से अछूता नहीं। अब आप कल्पना करिए कि इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के साथ अगर मनुवादी भाजपा अपमानजनक व्यवहार कर देती है, तब कौन पीडीए सुरक्षित है? ऐसे संक्रमणीय काल में समाजवादी पार्टी की तरफ पीडीए समाज इस निगाह से देख रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ कि जो इस मनुवादी भाजपा को हरा सकता है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहेगी तब तक पीडीए समाज का उत्पीड़न और अपमान ऐसे ही होता रहेगा। तो इसमें एक वोट जाया नहीं होगा पीडीए समाज का, उसका सिर्फ एक निशाना, जिस तरह से अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी खौलते हुए तेल में, उसी तरह से पीडीए समाज आज सिर्फ एक चीज देख रहा है, इस मनुवादी सत्ता को, योगी सत्ता को कैसे हमें निस्तानाबूद करना है। और उसी वजह से पीडीए समाज एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। अब हमें बसपा से कोई मतलब नहीं कि बसपा में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नियुक्ति हो रही, किसकी नियुक्ति कितने दिन हो रही है, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने एक तिरंगा मूवी देखी थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें जब 3 मिसाइलें होती हैं, यहाँ तो एक ही मिसाइल है, तो जब वो उसको इग्निट करता है, जब जलाता है, तो पीछे से जो है, जो उसका हीरो राजकुमार, वो कहता मैंने इसका फ्यूज कंडक्टर पहले ही निकाल लिया था, मिसाइल से धुआं देगी, दगेगी नहीं। तो कमोबेश वही सब स्थिति चल रही है और पीडीएस समाज भी देख रहा है तो मिसाइल पे फ्यूज कंडक्टर नहीं है। बिना फ्यूज कंडक्टर की मिसाइल कितना दूर चलेगी, और फ्यूज कंडक्टर तो ऑलरेडी निकल चुका है। और एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमको भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है, और क्यों बेदखल करना है, क्योंकि उसका कारण मैंने बता दिया है। और दूसरी बात अमिताभ जी, बस 10 सेकंड, कि आज जब जरूरत थी सबसे ज्यादा, आज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग वो अपने अपने स्थापना काल से लेकर के आज तक जिस जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के आंदोलन का विरोध करते रहे, आज इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के संघर्ष की देन है कि आज वो जाति जनगणना पर राजी हुई है। अपने छद में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को साइड ले आई करके आज मोदी सरकार मजबूर हुई है जाति जनगणना कराने में। इसमें इस संघर्ष में बहन जी का क्या योगदान है, इस संघर्ष में बीएसपी का क्या योगदान है, इसमें पीडीए पूछेगा ना बहन जी आपका क्या योगदान है, जो भाजपा को मजबूर होना पड़ा अपना चीर परचीर एजेंडा छोड़ने के लिए, साइडलाइन करने के लिए। तब बहन जी या बसपा क्या जवाब देगी? मैं बताऊं, है। जब ठीक है अशोक भाई, जब आप कह रहे हो पीडीए पूछेगा, जब पीडीए पूछेगा तो बहन जी की कार्यालय, बहन जी के वो 7-8 ट्वीट दिखाएगा कि ये मेरा योगदान है, हमने ट्वीट किया था कि जाति जनगणना कराओ। तो क्रेडिट लेने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। जब ट्रंप क्रेडिट ले सकते हैं इतनी दूर बैठ के, तो बहन जी भी कहेंगे कि हमारे ट्वीट के कारण तो हुआ, तो कौन रोक लेगा? कोई एफआईआर करा देगा क्या? नहीं ना, उनको कौन रोक सकता है? वो एक ट्वीट और कर देंगी और नहीं सुरेश जी बोलेंगे सब जगह कि माननीय बहन जी के कारण ये जनगणना हो रही है, जाति जनगणना। और भाजपा वाले कहेंगे इन किसी के कारण नहीं हो रही है, हमारे कारण हो रही है। ये भी समझ लो, कथा भागवत हम कराएं हैं और उसका श्रेय दूसरा ले, ऐसा कहीं होता है राजनीति में? नहीं ना। भाजपा ने तंबू लगाया है तो वही अपनी मोहर उस पर लगाएगी भैया। अशोक भी ये भी ध्यान रखो, दबाव से नहीं। भी तो काशीराम भी कहते हैं कि मंडल कमीशन के लिए हमने भी बीपी सिंह को कहा था बुला के कि मंडल कमीशन लागू करो, लेकिन काशीराम को तो श्रेय नहीं दिया किसी ने। जो लागू करता है उसी को श्रेय जाता है। खैर मिश्रा जी, 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो कहा जाता है कि खासतौर पर समाजवादी पार्टी कहती है कि बसपा आपकी बी टीम है भाजपा की। एक तो इस पर आपने कितनी टीमें बनाई हैं, बी सी डी, ये आप जानो, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि मायावती जी की पार्टी अब आकाश आनंद के हवाले। ठीक, मायावती जी वैसे भी कम निकलती थी, अब मेरे ख्याल से और भी कम निकलेंगी। पहले अगर साल में एक बार निकलती होंगी तो अब हो सकता है 3 साल में एक बार निकले, बाकी सब आकाश ही देखेंगे। ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित में भाजपा के लिए कहां खड़ा होता है, भाजपा को इससे कितना नफा है, कितना नुकसान है, आकाश आनंद की सक्रियता। क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा, साइजेबल शेयर गया है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत के इतिहास रचा था। उस दृष्टि से अगर हम देखें कि आकाश आनंद की ये री एंट्री उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सीन को कितना बदल सकती है, और उस संभावित बदलाव में भाजपा कहां खड़ी होगी? मिश्रा जी। देखिए अमिताभ जी, बहुत अच्छा आपने ये विषय आज रखा, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है, जो कि अभी तो अशोक यादव जी कह रहे थे अभी, जो कि ये भाजपा की बी टीम है, लेकिन मैं तकनीकी रूप से आपके सामने एक तर्क रखूंगा और उसी विषय को लेकर के आगे बढ़ूंगा। देखिए, बसपा के हो चाहे समाजवादी पार्टी, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर में आप कितना भी बदलाव कर लें, आप किसी को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना लें, आप भले ही अपने संगठन के अंदर में अनेक बदलाव कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता जो उत्तर प्रदेश की जनता अब कोई बदलाव के मूड में है। पहली बात। दूसरी बात यह है, अशोक जी अभी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं आज अगर मायावती जी या बीएसपी उत्तर प्रदेश के अंदर में मजबूत होती है
तो सबसे बड़ा डेंट समाजवादी पार्टी को लगेगा। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से खुल करके बता, इसीलिए आज अगर उनके संगठन के अंदर में सुधार हो रहा है, ठीक है, हर एक पार्टियां सुधार करती है क्योंकि पार्टी बिल्कुल निचले स्तर पर चली गई। बीएसपी का अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई जमीन नहीं है। अमिताभ जी, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, कोई जमीन नहीं है। तो संगठन के अंदर में जो बदलाव वो कर रही है जिससे उनका जमीन वापस हो, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी डरी हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ही ये दंड करने वाली है। ये जो पीडीए का जो नारा लगाते हैं ना, मुझे लगता है ये पीडीए कहीं शिफ्ट होकर के बीएसपी के अंदर में जो वोट शेयर लेकर के ये उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा के अंदर में हो, वो कहीं शिफ्ट होकर के बीएसपी के अंदर न चला जाए। तो समाजवादी पार्टी का यही डर है। लेकिन अगर बीजेपी की अगर बात करें तो मैं तो आपको कह चुका हूं, बीजेपी उत्तर प्रदेश हो या देश के किसी भी प्रदेश के अंदर, उसका संगठन बहुत मजबूत है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टियां कितना भी बदलाव कर ले, कितना भी इनोवेशन कर ले, कितना भी क्रिएशन कर ले, लेकिन भाजपा को कहीं वो डेंट नहीं कर पाएगी, कहीं नुकसान नहीं कर पाएगी। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में आज उत्तर प्रदेश की जनता, अमिताभ जी मैं तो कह रहा हूं, आपको बड़े खुल करके कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता जो भी हमें मिलता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं कहता हो जो कि उत्तर प्रदेश ने सभी प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं। मुझे लगता है जो भी मिलने वाले हैं मुझे उत्तर प्रदेश के, जो भी हमारे साथी हैं, वो बिल्कुल बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता 2027 हो या 2032 में आने वाले चुनाव में, मुझे नहीं लगता जो कि भाजपा को कहीं से भी न बीएसपी डेंट कर पाएगी, न समाजवादी पार्टी उनका कुछ बिगाड़ पाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ठीक है, अपनी अपनी संगठन है, अपनी अपनी पार्टियां हैं, उसमें बदलाव करे। आप उसमें संगठन को मजबूत करने के लिए किसी को चीफ बना दें, किसी के पैरेलल खड़ा कर दें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जमीन वापस लाने के लिए बसपा अपने आप को मजबूत करने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी, अगर वो बसपा मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी का मैं खुले तौर पर कहता हूं उनका नुकसान। जी नावेद शिको, बीजेपी ने कहा कि बसपा जितना जितना मजबूत होती जाएगी उतना सपा को उसी अमाउंट में, उस अनुपात में नुकसान होता जाएगा। आप इस थ्योरी से सहमत हैं? मुझे लग रहा भाजपा इसलिए रिलैक्स्ड है और वो चाह रही कि बसपा थोड़ी खड़ी हो जाए। ये बात कहने से पहले ये प्रश्न इसलिए मैंने पूछा, अभी तो मिश्रा जी ने कहा, लेकिन मुझे याद है जब लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया 4 जून को, नावेद, तो उस दिन भाजपा स्तब्ध थी, ऐसा परिणाम था। सपा शिखर पर थी। मैंने भाजपा के एक बड़े नेता से कहा, पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा होना क्या था भाई साहब, ये हाथी वाले तो बैठ गए, ये खड़े भी रहते, कम से कम ठीक से चुनाव भी लड़ लेते तो ऐसी स्थिति थोड़ी ना होती। तो मैंने कहा इन्हीं के भरोसे खेल रहे थे। तो उन्होंने मेरा हाथ दबा दिया, बोले अब छोड़ो भाई साहब। नावेद को अजीत, ये हाथी बैठ गया, लोकसभा में 9% पर आ गया, तो भाजपा के लिए संकट पैदा हो गया। और अब भाजपा करिए, अगर हाथी खड़ा हो जाएगा और चलने लगेगा धीरे धीरे, खड़ामा ही, तो हमारे लिए मौजे बहार आ जाएगी और सपा के लिए संकट आ जाएगा। नावेद को इसकी थोड़ी सी खुलासा करो। ये 2 चीजें हैं। बसपा के पास 2 किस्म का वोट रहा है। एक तो आधार उसका दलित समाज का वोट बैंक रहा है, जो भाजपा ने अपने हिस्से में ले लिया आधे से ज्यादा। और अगर सरवाइव करती है बसपा तो उसके पास दलित वोट की वापसी होती है तो बीजेपी का नुकसान होगा। लेकिन दूसरा वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था बसपा का, अगर वो आ जाता है बसपा के पास, तब समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि अभी मुस्लिम वोट बैंक उसका वापस हो जाए। सत्ता पर आक्रमण जब करेगी बसपा, तब मुस्लिम वोट वापस आ सकता है। दूसरा, बहन जी का जो वो उसका प्रत्याशियों का सिलेक्शन होता है, उसमें उन्होंने अपनी अगर ऊर्जा लगा दी, तब नुकसान हो सकता है। मैं मुख्य बात 2 बिंदु कहना चाहता हूं। जो आपका कथन है मैं उसको दोहरा रहा हूं, जो आप हमेशा कहते हो। देखिए, सारी बहस फिजूल है, सारी बातें फिजूल हैं, सिर्फ 2 बातें सत्य हैं। एक बात यह कि बसपा में जब तक मायावती जी सक्रिय है राजनीति में, जब तक बस मायावती ही है, सेकंड पोजीशन कोई है ही नहीं। चाहे आकाश आ जाए, चाहे जमीन आ जाए, चाहे पाताल आ जाए, चाहे राजू आ जाए, चाहे मुन्ना आ जाए, कोई मतलब नहीं है। मायावती है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। अगर मायावती चाहेंगी तो पार्टी को बढ़ाएंगे, नहीं चाहेंगे नहीं बढ़ाएंगे।
कोई मतलब नहीं आकाश का या किसी का भी। पहली चीज, मायावती की जगह या सेकंड पोजीशन कोई नहीं ले सकता। दूसरी, आपकी ही बात दोहरा रहा हूं कि पार्टी सरवाइव करेगी, हाशिए से बाहर निकलेगी, ये एक बात पर निर्भर है। जब बहन जी जनता के बीच जाएंगी, कोऑर्डिनेटर नहीं, ट्विटर नहीं, एएनआई की बाइट नहीं, खुद जनता के बीच जाएंगी, अपने समाज के बीच में जाएंगी, उस 2-2.5 लाख की भीड़ के बीच में जाएंगी, जैसा वो किसी ना किसी मौके को तलाश के रैलियां किया करती थी और पूरा शहर जाम हो जाता था। 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख कम से कम मजमा होता था अपने समाज में। जब वो कनेक्ट होंगी डायरेक्ट 1 to 1 जनता के बीच, जनता अपने कैडर के बीच, तब सरवाइव कर पाएगी। बाकी उनको किसी को रख लें, सतीश मिश्रा कुछ कर लें, आकाश कुछ कर लें, मीटिंग है वो 100 कर लें, ट्विटर वो 10 कर लें, बहस आप 50 कर लो अपने TV9 पर, कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला। मायावती जनता के बीच जाएंगी तो बसपा सरवाइव करेगी। और दूसरी बात, मायावती की जगह कोई आकाश, कोई जमीन कोई नहीं ले सकता। ये दो बातें सत्य हैं। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी का नुकसान बसपा ने किया था, वो उनकी दो तरह की गणित होती है। मुस्लिम वोट बैंक को काटने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो गुंजाइश कम हो गई है क्योंकि मुसलमान अब बसपा के चक्कर में नहीं है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं बी टीम। सुरेश जी के पास जाऊं तो स्वाभाविक है, एक ही प्रश्न होगा, ठीक है नावेद भाई, एक ही प्रश्न होगा कि क्या मायावती पब्लिक में निकलेंगी? एक प्रश्न सुरेश जी, इसका उत्तर सोच के रखिए। मैं एक टिप्पणी करूंगा। नावेद भाई ने कहा कि मुस्लिम वोट बसपा अगर ले लेगी तो सपा का तब नुकसान होगा, और अभी वो दूर की कौड़ी है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें एक रिजॉइंडर मैं लगाऊंगा। 24 का, रुक जाओ सुरेश जी, 24 का नतीजा ये बताता है नावेद जी को कि अखिलेश यादव की पार्टी ने, सुरेश जी रुको, अभी आवाज नहीं जा रही, अभी रुक जाओ। अखिलेश यादव की पार्टी ने मायावती के दलित वोट का भी एक साइजेबल हिस्सा अपनी पार्टी में ट्रांसफर करा लिया। बीजेपी जो ले गई वो तो छोड़ ही दो, वो पुरानी बात हो गई है। नई घटना ये है कि सपा ने बसपा का दलित वोट भी अपने गोदाम में रख लिया। इसी की तो लड़ाई है। मायावती को पहले इस बात से लड़ना होगा कि जो सपा ने सेंधमारी की है वो तो वापस आए। अभी तो पार्टी उसमें चली गई, कुपोषण में। खैर सुरेश जी, बाकी कहानी नहीं, मूल बात है जो नावेद कह रहे हैं उससे हम भी सहमत हैं कि चिट्ठी पर किसी को कुछ लिख दीजिए, लेकिन जनता जानती है कि मायावती मतलब बसपा, बसपा मतलब मायावती। क्या बहन जी, अरे रुक तो जाओ, आप तो सुन ही नहीं रहे हो। क्या मायावती जिले जिले, शहर शहर निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? सुरेश जी, क्यों नहीं निकलेंगी? उनका उद्देश्य है, लक्ष्य है जब हमारा। और जहां तक अभी ये सुको साहब कह रहे थे जी, क्या हमारे वोट परसेंटेज के या मंत्री परिषद में या वैसे पार्टी में पदाधिकारी, क्या हमारे पास बैकवर्ड के नहीं थे? क्या सवर्ण नहीं थे? कौन नहीं था? और फिर एक बात है, ये जिस बात पर चर्चा है, अब जैसे अखिलेश जी का नाम लिया, क्या अखिलेश जी दलित नहीं है? क्या अखिलेश जी दलितों में होकर के क्या बसपा में शामिल नहीं हो सकते? क्या नहीं हो सकता? भविष्य में हर चीज संभव है। प्राकृतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा नियम परिवर्तनशीलता है। और माननीय बहन जी सरकार चलाने में मशहूर रही है, पॉपुलर रही है, आयरन लेडी कहलाई गई। और यहां तक कि वो नारा भी खूब गूंजा कि बीएसपी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। और जहां तक बीजेपी वाले कह रहे हैं, इनसे ये तो पूछो साहब, वैसे तो आप वाला मैं बात को दोहराता हूं कि वो जो स्पीड ब्रेकर है, स्पीड गवर्नर है, क्या नहीं होना चाहिए अनुशासन में? होना चाहिए, इसीलिए तो ये व्यवस्था है। और जहां तक बीजेपी वाले हैं, 1980 से पहले की बात देखें, मेरा दल 1984 में बना है और ये 1925 से लेकर के चले आ रहे हैं, चाहे आरएसएस हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट हो, चाहे जनता पार्टी हो। तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं, उनसे क्या नाराज हो? बीजेपी वाले तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं मिश्रा जी, वो कह रहे हैं बसपा खड़ी होगी। वो तो है अमिताभ जी, 2 और 2 4 होते हैं, वो तो इंसान को कहना पड़ता है।
मैं इसके लिए उनकी मुखालफत कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने सवाल किया कि भाई नुकसान करेंगे तो सपा को करेंगे। सुरेश जी, लेकिन जो बीजेपी ने, सुरेश जी, बीजेपी ने जो आपको बधाई दी, शुभकामनाएं दी, उसके लिए धन्यवाद तो कर दीजिए। बोले दोबारा बोले। बीजेपी ने पार्टी की अच्छी सेहत के लिए जो शुभकामनाएं दी हैं, उसके लिए धन्यवाद तो कर दीजिए बीजेपी का। नहीं, वो तो देखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर थोड़ा सा एक सहयोग मिल जाए कि जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जो ये कहते हैं ना किसी को बना दो किसी को हटा दो, परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता, चेंज करने से कुछ नहीं होता, इन दो आदमियों को हटा दो, बीजेपी का हाल बता देंगे क्या होता है। ऐसे नहीं है, परिवर्तन से सारा कुछ, प्रकृति चल रही है परिवर्तनशीलता के आधार पर। ठीक है सुरेश जी, आप लोग एक मानवीय जीव हैं और हमारा सीधा साधा सिद्धांत है, और किसी का लाभ नुकसान से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मेरे दल को नहीं लेना देना, मेरे नेता को नहीं लेना देना। हमें जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है वो फलीभूत हो, उनके मुताबिक जो उन्होंने पहले कहा, इतना अनुभवी और इतना भविष्य का ज्ञाता मैंने नहीं देखा। बाबा साहब ने मार्च 1956 में ये कह दिया था, जब ये पार्लियामेंट पर बाबा साहब निकले होंगे और ये दूसरे लोग होंगे तो कांग्रेसियों ने कहा था, जो नेता ने कहा कि आज अंबेडकर बहुत खुश हो, तब कहा था बाबा साहब ने कि अगर मैं बिल्कुल आज हंसमुखी हूं, उसका कारण ये है कि मैंने जो संविधान में लिखा है, अगर मेरे लिखे हुए संविधान को मेरे वंशज ने पढ़ लिया, मेरे समाज ने पढ़ लिया, दलितों ने पढ़ लिया, SC ST OBC के लोगों ने पढ़ लिया, तो आज से ठीक 40 साल बाद इस देश में मेरा वंशज शासक होगा। और जून 1995 से मार्च 1956 पूरी 40 साल बनती है। तो जहां ऐसे ऐसे विद्वान और हमारे कल्याणकर्ताओं के, ठीक है सुरेश जी, ठीक है, रुकना होगा, उस विचारधारा को हमें मजबूत करना। ठीक है, अब रुकना होगा सुरेश जी, अब रुकना होगा। ये नई बात आज सुरेश जी ने कही कि बाबा साहब भविष्यवाणी कर गए थे कि 40 साल बाद हमारे उसका व्यक्ति शासक हो जाएगा। सुरेश जी कैलेंडर जोड़ के बता रहे हैं कि मायावती ने जब शपथ ली 1995 में जून में, तो 40 साल हुए थे। खैर, अशोक यादव जी, बीजेपी ने इस बात की शुभकामनाएं बसपा को दी हैं कि वो फले फूले और फिर से खड़ी हो, और बीजेपी कह भी रही है कि बसपा, जितना बसपा खड़ी होती जाएगी, मतलब जितना हाथी स्वस्थ होता जाएगा, उतना साइकिल पर दबाव बढ़ता जाएगा। देखिए इस बात को मैं, और जो बात मैंने पहले कही थी बिना नाम लिए, कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने 4 जून की शाम मुझसे कहा था कि भैया क्या लड़ते, हाथी तो बैठ ही गया, खड़ा ही नहीं हुआ। हाथी खड़ा होता तो फिर परिणाम दूसरा होता। इसका मैसेज आप समझ रहे हैं अशोक जी? जी जी, देखिए अमिताभ जी, आपकी बातों से, चूंकि आप एक पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका विश्लेषण बड़ा सही होता है। और रमाकांत भाई ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि बसपा कमजोर होगी, बसपा मजबूत होगी तो सपा कमजोर होगी। मतलब जो मैथ में हम लोग पढ़ते थे कि BSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू BJP। अगर बसपा बढ़ेगी भाजपा बढ़ेगी, बसपा घटेगी भाजपा घटेगी। ये फार्मूला तो बच्चों का फार्मूला है, शुरू से मैथ हम लोग यही पढ़ते आए हैं। तो पीडीए समाज भी इस बात को जानता है कि अगर बसपा बढ़ी भाजपा बढ़ी, तो बसपा को क्यों बढ़ाएगा पीडीए समाज? तो जान रहा है ना कि जैसे हाथी खड़ी होगी, भाजपा का कमल का फूल ऐसे ही बढ़ेगा। तो इसलिए यही बात मैं कह रहा था कि 1981 में जब मान्यवर कांशीराम जी ने DS4 जो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया था, या 14 अप्रैल 1984 को जो बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, उनके मन में सिर्फ एक भावना थी कि कैसे जो हमारे शोषित वंचित समाज को न्याय मिले, कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। लेकिन उन्हीं की विचारधारा को कैरी फॉरवर्ड करने वाली बहुजन समाज पार्टी जब बहन जी के नेतृत्व में आती है, तो उसकी विचारधारा पूरी तरह से बदल जाती है। और उसकी विचारधारा क्या हो जाती है कि पीडीए समाज को या शोषित वंचित समाज को जो व्यक्ति सदियों से टॉर्चर करता है या उत्पीड़न करता है,
शोषण करते आया है उसको मजबूत करो। तो कहीं न कहीं ये बाबा साहब की और मान्यवर साहब की विचारधारा के भी खिलाफ है आज की बीएसपी। तो उनके फॉलोअर जो भी नेता थे, अब नाम बार बार बताना ठीक, मैं कई बार बता चुका हूं, सारे नेता उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के दामन थाम चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब और माननीय काशीराम के सपने को आज अगर कहीं पर रखे पूरा किया जा सकता है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ पूरा किया जा सकता है। क्योंकि जो बसपा का गठन जिस वजह से हुआ था वो तो अपने रास्ते से पूरी तरह भटक गई। वो उन्हीं मनवादियों को इंपावरमेंट करने में लगी हुई है अप्रत्यक्ष रूप से, जो मनवादी हमारे बसपा के, हमारे जो पीडीएस समाज के लोगों का शोषण करते आए हैं। तो पीडीएस समाज बिल्कुल क्लियर कट उसके सामने विजन है, इस झांसे में नहीं आएंगे और इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। तो पीडीएस समाज स्पष्ट रूप से हमारे साथ खड़ा है। मिश्रा जी, सपा कह रही है हाथी मजबूत होगा तो भाजपा मजबूत होगी और हाथी कमजोर होगा तो भाजपा कमजोर होगी। क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप कह रहे होगे बसपा मजबूत होगी तो सपा कमजोर होगी, ये रिश्ता है क्या? नहीं अमिताभ जी, आपने एक प्रसंग बड़ा रोचक कहा। आपने ये जो आपने कहा 4 जून का जो रिजल्ट आया था और ये प्रसंग आपने 2 बार कहा, तो मुझे याद है क्योंकि ये सारे प्रसंग बिल्कुल हुए थे, ऐसा इसमें कोई, क्योंकि मैं खुद भी देख रहा था और जो जब टिप्पणी आ रही थी 4 जून के रिजल्ट का, तो मैं उस टिप्पणी को देख रहा था, मैं बिल्कुल विश्लेषण कर रहा था। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा जो कि बीएसपी मजबूत होगी तो सपा ये होगी और बीएसपी को बी टीम कहा जाता है भाजपा का। मैं कहना चाहता हूं AIMIM को भी बी टीम कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता जो कि भाजपा की कितनी बी टीम है, जो कि हमें लगता है जो कि हर विश्लेषण में, हर डिबेट में कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ जाती है। मैं मात्र इतना कहना चाहूंगा, हर एक पार्टियां अपना संगठन मजबूत करने में लगी रहती है, लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर में कौन सी पार्टियां किस स्थिति में है ये सबको पता है। चाहे बीएसपी हो, एसपी हो, कितने कौन पानी में है ये सबको पता है। हमने देखा 2017 के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में अमूल चूक परिवर्तन हुए अमिताभ जी, ये मैं ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता भी कहती है और आप तो बहुत बड़े विश्लेषक हैं, क्योंकि हमने आपका जयपुर डायलॉग से लेकर के आपका हम हर एक विश्लेषण हम बहुत ही बारीकी से देखते हैं। तो मुझे लगता है जो कि आप भी बिल्कुल जानते होंगे इस चीज को, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या परिवर्तन हुआ है और क्या परिवर्तन होना है। 2017 से पहले का किस तरह से गवर्नेंस था, 2017 के बाद का क्या है। 2027 नजदीक आने वाला है, हर एक पार्टियां लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर में बसपा बहुत कमजोर है क्योंकि बहुत बिल्कुल हाशिए पे चली गई और वही वोट बैंक शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी को गई है। मुझे लगता है जो कि बीएसपी के अंदर में संगठन की, मैं एक पार्टी उनकी है और उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं ये चीज जरूर कहूंगा जो कि किसी पार्टी के अगर कोई संगठन में कोई बदलाव की अगर बात आती है और संगठन उससे मजबूत होता है, पार्टियां मजबूत होती है, निश्चित तौर पर सब कोई कर सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है 2022 ही नहीं, अगले 10 सालों तक ये संगठन के लिए, हर एक पार्टियों के लिए एक मुझे लगता है जो कि डर की भावना है, जो कि वो डर बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। मैं एक प्रश्न चारों मित्रों से लूंगा, एक ही प्रश्न पर उत्तर। नावेश को आपसे शुरुआत करूंगा, कौन किसकी बी टीम है उत्तर प्रदेश में? 4 पार्टियां हैं इसमें प्रश्न में, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस। कौन किसकी बी टीम है? ये भी शोर बहुत होता है, एक बार साफ हो जाए। देखिए, बी टीम कोई जरूरी नहीं है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो बी टीम बने। कभी कभी क्या होता है कि वोटों का जो समीकरण होता है वो खुद ब खुद बी टीम बन जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर ओबीसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है और 400 वोट भी पा लेती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वो नुकसान होता है। अगर बहन जी की पार्टी मजबूती से लड़ती है और मुस्लिम भी वोट समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में और बसपा में बढ़ जाता है तो वो खुद ब खुद बीजेपी के लिए मददगार हो जाती है। ये तो एक स्वाभाविक चीज है। मुख्य बात जो नहीं हो पाई इस पैनल में, मैं समझता हूँ आखिरी सेगमेंट है ये, एक चीज जो आकाश आनंद के करीबी हैं
बातें निकल के अंदर से ही आती हैं, कोई भाषणों में, प्रेस नोट में नहीं होती हैं। ये कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद ने बड़ी हिम्मत करके, बड़ी साहस करके वो बात बहन जी के सामने कही थी जो पूरे जहान कह रहा था, पूरी दुनिया कह रही थी, पूरा भारत और पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा था कि बहन जी को, बसपा को भी किसी गठबंधन में आ जाना चाहिए है। वो हाशिए से बाहर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी संभावनाएं भी बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हर राजनीतिक दल गठबंधन की राजनीति से ही आगे बढ़ रहा है। बीजेपी सबसे मजबूत है देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, वो भी गठबंधन की राजनीति में है। तो आकाश आनंद जी ने लगातार ये आग्रह किया था हाथ जोड़ के कि हमारी पार्टी भी अगर किसी गठबंधन में आ जाएगी तो हम इस हाशिए से बाहर आ सकते हैं। ये सारी बातें ही जो है उनको निकाल बाहर कर दिया गया था। अब वो ताकत के साथ में आए हैं और बड़े ओहदे पर आए हैं, सेकंड पोजीशन पर आए हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर बन के आए हैं, विशेष कोऑर्डिनेटर बन के आए हैं। मुझे लगता है कि अब इस पर भी चर्चा होना चाहिए। हालांकि हम लोग की चर्चा, हमारे कयास सब फेल हो गए, जो हम लोग लगातार कहते थे कि वो बसपा कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है, नहीं समाजवादी पार्टी के साथ बात हो गई है, ठीक है नावेद भाई, बात हो गई मायावती, सब गलत बातें निकली, सारे सोर्सेस फेल हो। लेकिन अभी ये गुंजाइश बचती है कि अगर ये आकाश आनंद एक नए फ्लेवर में आए तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के साथ में आती है बसपा तो कहीं ना कहीं मट्टी पल्लित समाजवादी पार्टी की हो जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी के साथ आती है बसपा तो कांग्रेस फिर से एक बार जीरो पे चली जाएगी। ये एक भूचाल हो सकता है। ठीक है नावेद भाई, अभी रुकना होगा, समय कम है, समय कम है। सुरेश जी छोटा सा सवाल, छोटा सा उत्तर, समय कम है। कौन किसकी बी टीम है उत्तर प्रदेश में? जी दोबारा बोले आप। कौन किसकी बी टीम है उत्तर प्रदेश में? छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। देखिएगा, हम किसी की बी टीम नहीं है, हमारे जाने कोई किसी की बी टीम हो, बहरहाल हम नहीं। ठीक, अशोक जी कौन किसकी बी टीम है उत्तर प्रदेश में? देखिए अमिताभ जी, इस सवाल का जवाब बल्कि मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन बहन जी की एक बात को कोट करूंगा। उन्होंने एक बार कहा था, आपको याद होगा, आपको बहुत सारी पीछे की बातें याद रहती हैं। उन्होंने कहा था कि सपा को हराने के लिए हम भाजपा को, सपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हम भाजपा का भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बहन जी ने कहा था। तो उन्होंने सपा को ही नहीं बल्कि पीडीए को सत्ता से दूर रखने के लिए भाजपा को मजबूत करने का इरादा बना लिया। अच्छा, आजकल आप सारे मतलब पीडीए की फोटो आगे करते हो, पार्टी को भी पीछे कर देते हो, जिस उसमें थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा लगे। नहीं बोले नहीं हमको नहीं, पीडीए को सत्ता। वाह 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 वाह, क्या बात है अशोक जी। ये एक मेरे ख्याल से बहुत सपा में पहली बार ये प्रयोग हो रहा है। मुलायम सिंह जी के समय में भी ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है ना, कि भाई साहब आप साइकिल भी पीछे करो, पार्टी का नाम भी पीछे करो, नेता को भी, सबको पीछे करो, सिर्फ पीडीए बताओ। पार्टी को नुकसान हो तो बोलो पीडीए को नुकसान हुआ, पार्टी को कहीं लड्डू मिले तो कहो कि पीडीए को लड्डू मिला। नहीं अशोक जी, पीडीए ही सपा और सपा ही पीडीए, ये खेल बड़ा है और नया है, सपा के लिए नया खेल है। देखते हैं आगे कैसे जाती। मिश्रा जी, कौन किसकी बी टीम है? आपने किस किस को आई कार्ड बांटे हैं? अमिताभ जी, अभी नावेद भाई अभी कह रहे थे, एक चीज उनका मुझे बहुत, मैं इत्तेफाक रखता हूं उस चीज से। जैसे उन्होंने कहा जो कि वोटों का जो समीकरण होता है वो ही से जिसको फायदा हुआ वही उसकी बी टीम हो जाती है, ये एक नैरेटिव है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल उनके बात से इत्तेफाक रखता हूं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसी कोई भी पार्टियां नहीं है जो भाजपा के समकक्ष खड़ी हो। ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जनता ने बिल्कुल देख लिया। ठीक है, मुझे लगता है दो तीन चीजें हैं बिल्कुल साफ हैं, क्योंकि कई बार व्यवहारिक सच दूसरा होता है और थ्योरी दूसरी होती है। इसीलिए थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल कराया जाता है, नहीं तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। राजनीति तो बिल्कुल प्रैक्टिकल का खेल है, इसमें थ्योरी का कोई लेने देना नहीं। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि मायावती जी किसी को भी कुछ भी लिख के दे दें, क्या वो किसी को बसपा का संरक्षक भी बना दे, तब भी बसपा का मतलब मायावती और सारे फैसले उन्हीं के हाथ की कलम से निकलेंगे, ये भी जान लीजिए। क्या व्यक्ति का मूल स्वभाव नहीं बदलता सुरेश जी। मैं मायावती जी को तब से जान रहा हूं
जब काशीराम जी दिल्ली रहने लगे थे और इनको लखनऊ में रखा था कि भाई आप थोड़ी मेहनत उत्तर प्रदेश में करो, तब से जान रहा हूं, आज से थोड़े ना। आकाश हो जाए, पहले आनंद हुए थे, कोई किसी इनको पद दिया है, अधिकार भी दिए, सारी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहन जी का मतलब बहन जी। अभी भी बसपा के बड़े फैसले बहन जी ही करेंगी। छोटे मोटे काम में आकाश को आगे किया जाएगा कि भाई आप बढ़ो, लेकिन बसपा की रीति नीति बहन जी ही तय करेंगी एक। और बहन जी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी ये भी केवल बहन जी ही तय करेंगी, ये कोई दूसरा नहीं तय कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं कि आकाश आनंद के आने के बाद क्या होगा, मेरा अपनी समझ ये कहती है अशोक भाई, अगर जैसे बसपा अभी चल रही ऐसे ही चलेगी तो बहुत कुछ नहीं होगा। ठीक, राई रत्ती कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए तो बाकी कुछ बहुत क्रांति नहीं होगी बसपा में। उत्तर प्रदेश की सियासत में केवल एक ही संभावना से जुम्बिश हो सकती है, जिसकी ओर नावेशी को इशारा कर रहे थे। बाकी सबकी पोजीशन सेट है। बीएसपी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने, इसका असर देशव्यापी हो सकता है। बिहार में भी 5 जिले ऐसे हैं जहां बीएसपी के पास 5% से 10% वोट है, ठीक है, वो खुद नहीं जीत सकते, लेकिन कांग्रेस और वो दो मिल जाएंगे तो कुछ ना कुछ गुणागणित बना सकते हैं। क्या मायावती ऐसा करवाना चाहेंगी कि भाई चलो हम ना, हमारे ऊपर ना आए, आकाश को आगे कर दें कि आकाश को हमने सौंप दी पार्टी, अब आकाश ही फैसले लेंगे? क्या वो ऐसा चाहती थी, एक अपने लिए एस्केप रूट ढूंढ रही थी कि मेरे ऊपर ना आए, हम कह दे भाई अब लड़कों को दे दिया। जैसे कई बार होता है, पिता जब कुछ फैसले कराना चाहता है तो वो मोहल्ले में कहते भैया अब हम नहीं देख रहे, अब तो नावेद ही देख रहे हैं, क्या 19 बात कर लो, वो ही देखेंगे। नावेद को वो बता देंगे कि क्या करना है, लेकिन पब्लिक में परसेप्शन जाएगा भाई अब हमने कमान छोड़ दी। क्या मायावती ऐसा चाहती हैं? ये लाख टके का प्रश्न केवल मायावती जी बता सकती, बाकी कोई माइका लाल नहीं बता सकता कि वो क्या चाहती हैं। और एक बहुत ही धूमिल सी संभावना है, लेकिन संभावना है, तो नावेद जी ने भी उसका जिक्र किया, तो उसको भी मैं कही दूं कि क्या सारे गिले शिकवे मिटा के सपा और बसपा एक हो सकते हैं? क्या बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कांग्रेस और बीएसपी का अलायंस ज्यादा नजदीक की कौड़ी है अपेक्षाकृत। ये कौड़ी बहुत दूर की है कि एसपी, बीएसपी एंड कांग्रेस एक ट्रियो हो जाए, एक त्रिमूर्ति हो जाए गठबंधन की। इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन हां, इन दो संभावनाओं में अगर कोई संभावना होती है आकाश आनंद के चार्ज लेने के बाद, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और हिंदी भाषी भारत की राजनीति में थोड़ी हलचल होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिशन मजबूत होता रहेगा, जैसे अभी तक मिशन मजबूत हो रहा है। फिर धीरे धीरे एक चंद्रशेखर नहीं, कई चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। भाई काशीराम जी ने, सुरेश जी को याद होगा, काशीराम जी ये जनाधार अपनी जेब घर से तो लाए नहीं थे, पंजाब से। ना खेती में हुआ था जनाधार के, उन्होंने खेती बीज डाला और जनाधार हो गया, नहीं ना। उनसे पहले भी दलित नेता थे, दलित वोट था, थे ना। कैसे तो नहीं कि काशीराम जी पहले दलित नेता थे भारत में। उन्होंने दूसरों को अप्रासंगिक किया, बीपी मौर्य से लेकर और जगजीवन राम तक को, और अपने लिए एक रास्ता खोला। क्या ऐसा हो सकता है? अभी संभावना नहीं दिखती। काशीराम जैसा करिश्मा तो मायावती जी के पास भी नहीं रहा। आफ्टर काशीराम जी 2006 में उनकी मृत्यु हुई, 7 में बसपा पहली बार आई सरकार में अपने बहुमत से, उसके बाद कभी नहीं आई अपने दम। यानी जो काशीराम बना के दे गए उसी पर काम चला है। अब प्रश्न ये है कि क्या जो फैसले मायावती जी खुद नहीं करना चाहती हैं, लेकिन चाहती हैं कि हो जाए, उन फैसलों को लेने की जिम्मेदारी आकाश को दी जाएगी? और अगर ऐसा नहीं हुआ, चूंकि बीएसपी और भाजपा का कोई अलायंस हो जाएगा,
नहीं, इसमें भाजपा को कोई लाभ नहीं, इसलिए इस संभावना को ही मैं नकारता हूं। ऑप्शन दो ही है, बसपा और कांग्रेस, जिसके लिए गांधी परिवार इच्छुक रहा लंबे समय तक, ये बात मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। और दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों एक साथ। अगर इन दो में कुछ हुआ तो राजनीति में कंपन होगा, अगर नहीं हुआ तो सुरेश जी जैसे हजारों लोग जो बसपा में अपना जीवन दे दिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए के भाव में आ जाएंगे। बसपा में अगर गति चाहिए तो बसपा को कोई निर्णय करना होगा, अन्यथा आज की स्थिति में गति संभव नहीं, और गति नहीं तो प्रगति नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।